हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपके साथ आपका दोस्त मनीष चौधरी अपने चैनल विधि गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हम पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ रैंक कंट्रोल एक्ट, और हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 1, 2, 6, 7 ये कवर कर लिए थे और इसके साथ 14 ये सेक्शन हम कवर कर चुके हैं। और आज जो बचे हुए सेक्शन है हम उन्हें खत्म करेंगे और छत्तीसगढ़ रैंक कंट्रोल एक्ट को यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम इसे टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक सेक्शन है इसके उन्हें पढ़ देते हैं। 3 सेक्शन को हमें अलग अलग जो रखना है, 3, 4 और 5 इन सेक्शनों को अलग रखना है। 3 में बताया गया है छूट, किन संपत्तियों को इस अधिनियम से छूट दी गई है। इसी के साथ इसमें सेक्शन 4 में बताया गया है टेनेंसी एग्रीमेंट। सेक्शन 5 में बताया गया है कि भाड़ा जो होगा सहमति के अनुसार होगा। ये 3 सेक्शन है। अब हम इनकी बात करते हैं कि किन किन संपत्तियों को छूट दी गई है। तो भाई इसमें हम 2 चीज बांट देते हैं। यहाँ पे 2 संपत्तियों पे ये एक्ट लागू नहीं होता है। पहली संपत्ति शासन की जो भी संपत्ति होगी, सिंपल भाषा में याद रखेंगे हम, शासन की संपत्ति। और दूसरी संपत्ति है लोकहित में शासन ने जिसे छूट दे दी है। दो संपत्ति होगी, शासन की संपत्ति और दूसरी लोकहित में शासन द्वारा छूट प्रदान संपत्ति पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इन्हें इन 2 संपत्तियों को इस एक्ट से बाहर रखा गया है। बात करते हैं टेनेंसी एग्रीमेंट, अनुधृति अनुबंध। इसका क्या होगा, इसमें हम सीधा सीधा एक वर्ड याद रखना है, रिटर्न होना चाहिए। भाई इसमें रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। चाहे अब इसके लिए बात यह है कि हम टीपीए पढ़ते हैं, तो टीपीए का जो सेक्शन 107 है, याद होगा आपको, 107 पट्टा, उसमें 2 तरह से बताया ना, मासानुवासी और वर्षानुवासी पट्टा। तो मासानुवासी कैसा होता है, लिखित मौखिक कैसा भी हो सकता है, वर्षानुवासी के लिए लिखित जरूरी है। पर यहाँ कहा गया यहाँ कुछ भी लिखा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है 160 टीपीए से। उन्होंने कहा हमें फर्क किस चीज से पड़ रहा है कि भाई इस एक्ट में कैसे चलेंगे, टेनेंसी एग्रीमेंट कैसा होगा, सिर्फ रिटर्न होना चाहिए, किसी भी हालात में रिटर्न होना चाहिए। इसे बांट दिया है। हम बात लेते हैं इसे कि अगर भाई इस एक्ट से पहले से कोई किराएदारी चलती आ रही है तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए उन्होंने 2 चीजें बताई। उन्होंने कहा कि अगर आपका एग्रीमेंट पहले से था रिटर्न में, इससे पहले वाले अधिनियम के अकॉर्डिंग जैसे भी चल रहा था, तो आप क्या करो, उसे रैंक कंट्रोलर के सामने दर्ज करा दो। अगर एग्रीमेंट नहीं था तो नया एग्रीमेंट बनाओ और रैंक कंट्रोलर के सामने जाके दर्ज करा दो। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं, बस रिटर्न याद रखना है, उससे अलग ज्यादा कुछ नहीं जाना है। अब बात आती है सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 क्या कह रहा है, सेक्शन 5 कह रहा है, भाई पहले ही समझ में आ रहा है, भाड़ा सहमति के अनुसार, मींस जो भी किराया हम तय करेंगे, भाड़ा तय करेंगे, वो किसके अनुसार तय होगा, सहमति होनी चाहिए। किस किस की, टेनेंट और लैंडलॉर्ड की। टेनेंट और लैंडलॉर्ड मिलकर तय करेंगे कि इतने पे हम सहमत होते हैं, यही एग्रीमेंट बनेगा, वही भाड़ा होगा सहमति के अनुसार। इसमें जो सेकंड क्लोज है वो थोड़ा सा मेन है, उसमें से प्री में क्वेश्चन फंस जाता है कि किराया देना कब होगा। तो उसमें बताया गया है किराया दे कब होता है कि अगले माह की 15 तारीख तक। अगला माह मींस लाइक अभी जून चल रहा है, अगर जून का हमें किराया पेड करना है तो वो कब तक करेंगे, 15 जुलाई तक हमें किराया पेड करना होगा। उसके बाद ड्यू हो जाता है और उसका राइट बन जाता है कि वहां कोई ऑप्शन का राइट पैदा हो जाता है, वहां पे आप डिफॉल्टर हो जाओगे वहां पे। ठीक है, ये 3 सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल वे में याद रखना है, क्योंकि हम इसे ज्यादा डीपली इसलिए भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये मेंस में तो एक्ट आता नहीं है। मेंस में छत्तीसगढ़ में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक 100 नंबर का पेपर होना है, जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन का। तो इसमें ज्यादा समय देने से कोई फायदा नहीं है। प्री में इसके 3 क्वेश्चन आने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते चले जा रहे हैं, तो उससे ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे टॉपिक वाइज, थोड़ा सा करेंगे इसको, सेक्शन उसी से कंप्लीट करेंगे। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण। भाड़ा नियंत्रण अधिकरण मतलब कि रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल, आरसीटी। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। शुरू में हम इसे पढ़ चुके हैं पर फिर भी हम कर रहे हैं। डेफिनेशन,
फॉर्मेशन, यहां आ जाती है पावर। 3 सेक्शन है, 2.11 में दे रखी है इसकी डेफिनेशन, फॉर्मेशन है इसका 6 में, और पावर है 8 में। 2.11 और 6 हम पढ़ चुके हैं। 2.11 में क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? सिर्फ सिंपल सी चीज बताई गई है, जो अधिकरण बनाया जाएगा धारा 6 के अनुसार वही भाड़ा नियंत्रण अधिकरण कहलाएगा। ये 2.11 में कहा गया था। 6 में हमने पढ़ लिया था कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्ट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, नियुक्त करेगी। भाड़ा नियंत्रक अधिकरण बनेगा, उसके अध्यक्ष को नियुक्त करेगी कौन? ये बनाएंगे। अध्यक्ष होगा कौन? अध्यक्ष कौन होगा? हमने बताया था डीजे रैंक का होना चाहिए, मिनिमम ऑफिसर। मिनिमम मेंबर भी बताए थे इसमें पहले एक वीडियो में, मिनिमम 3 मेंबर होने जरूरी है, अधिकतम कितने? जितने भी स्टेट गवर्नमेंट तय कर देगी। बात करते हैं पावर की। पावर क्या होनी चाहिए इसकी? भाई पावर में हमें कुछ याद नहीं रखना है, सेक्शन बेस याद रखना है। सेक्शन 8 में पावर दी गई है किसकी? ट्रिब्यूनल की। ट्रिब्यूनल की पावर क्या होंगी? भाई जो शासन ने उसे पावर दे रखी है, बस इतना याद रखना। शासन ने जो भी पावर उसे दे दी है वो ट्रिब्यूनल के अंतर्गत अंतर्निहित होंगी। इसका सेकंड क्लोज मेन हो जाता है ये भी। इसने कहा है कि भाई ट्रिब्यूनल को एक हमने अलग पावर दे रखी है, वो है कि अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है उसे। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति किस किस कोर्ट को होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ चुके हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को होती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे यही ऐसी ही शक्ति ट्रिब्यूनल कोर्ट को दी है। इसमें तो पूछ सकते हैं किसकी तरह है? इन्होंने कहा है अवमानना पे दंड देने की ऐसी शक्ति होगी जैसी हाई कोर्ट को होती है। और हाई कोर्ट को आर्टिकल 215 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। 215 आर्टिकल में बता रखा है। ये इस हिसाब से हमारा ट्रिब्यूनल पूरा होता है यहाँ पे। अब इससे आगे हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल से आगे बात करेंगे हम रेंट कंट्रोलर, भाड़ा नियंत्रक। रेंट कंट्रोलर, इसे भी 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। डेफिनेशन, फॉर्मेशन और पावर्स। भाई यहां इन्होंने डेफिनेशन 2.10 में थी, 7 में फॉर्मेशन था, और पावर है 9 में, ठीक है। 2.10 में क्या बता रखा था? हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। 2.10 में सिर्फ सिंपल सी एक बात बता रखी थी कि जो 7(1) में नियुक्त किया जाएगा वही भाड़ा नियंत्रक कहलाएगा। 7(1) में नियुक्त क्या करा था हमने? स्टेट गवर्नमेंट ने एक भाड़ा नियंत्रक नियुक्त करा था। एक या अधिक कर सकती है, एक या अधिक, और होगा कौन? मिनिमम डिप्टी कलेक्टर रैंक का होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने इसे बताया क्या कार्य करेगा, इसके लिए यही बता रखा है 7 में ही। 7 में बता दे जो कलेक्टर निर्धारित करता है ना, जिला कलेक्टर जो भी निर्धारित कर देगा वही काम होंगे रेंट कंट्रोलर के। तो इसकी पावर किस पे है? जिला कलेक्टर पे। अब बात आते हैं सेक्शन 9 में पावर्स। पावर्स क्या है? वही है भाई जो शासन ने निर्धारित करती है इनको, वही है पावर होती है शासन वाली। पर इसमें एक चीज बताई गई है पावर्स में, क्या बताई गई है कि भाई इसके लिए जितने भी है ना, जितने भी मुद्दे आएंगे इसके सामने, इसे एक चीज दी गई है इसका कृत्यों के लिए कि जो रेंट कंट्रोलर के सामने जितने भी मामले आएंगे निपटारे के लिए, उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। 6 माह में निपटाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना, 6 माह में उसे इन्हें निपटाना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 3-4 सेक्शन बचेंगे, 10, 11, 12 और 13। 14 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसे अभी खत्म कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन 10 में क्या बताया गया है? अब हमने रेंट कंट्रोलर बनाया, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल बनाया। अब बात कर रहे हैं उनका प्रोसीजर, वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे हमारे लिए, है ना। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, टीपीए पढ़ते हैं, तो उसके लिए सिविल का प्रोसीजर कहाँ है? सीपीसी में है, क्रिमिनल का सीआरपीसी में। तो रेंट कंट्रोल ने अपना प्रोसीजर यही दे दिया है रेंट कंट्रोलर और ट्रिब्यूनल के लिए कि कैसे वो अपनी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रोसीजर फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। पहली बात इसमें हमें सबसे पहले क्या याद रखना है? इन्होंने कहा है कि भाई ये जो रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है ना, वो सीपीसी से बाध्य नहीं है। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ? सीपीसी की प्रोसीडिंग लागू इस पे नहीं होगी, ठीक है। तो ये कैसे चलेगा? इन्होंने कहा इनके पास पावर है, ये स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं।
इस एक्ट के अनुसार। कैसे स्वयं की प्रक्रिया कैसे चलाएंगे? अकॉर्डिंग टू द एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एंड नेचुरल जस्टिस। इन दोनों का ख्याल रखते हुए, इस एक्ट में जो बताया गया है और नेचुरल जस्टिस का ख्याल रखते हुए ये अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। इन्होंने सेक्शन 10 में जब हम अपनी प्रोसीडिंग खुद चलाएंगे, तो अब इन्होंने बताया गया इसमें सिविल कोर्ट की तरह खुद को भी कुछ पावर दी गई है, इस कोर्ट को भी कुछ पावर दी गई है, ट्रिब्यूनल और रेंट कंट्रोलर को भी। क्या पावर है भाई? इन्होंने बताया है कि ये शपथ पर परीक्षण कर सकता है। सेक्शन 10 में बता रखा है कि शपथ पर परीक्षण करा सकता है, दस्तावेज प्रस्तुत कराने के आदेश दे सकता है, ठीक है। रिवीजन पावर होती है, रिवीजन पावर पर प्री में क्वेश्चन बनने के बहुत चांस रहते हैं। कमीशन जारी करने की पावर है। और 5 डीआईडी, डिसमिसल इन डिफॉल्ट। ऑर्डर 9 में भी हम सीपीसी में ये चीज पढ़ते हैं, तो डिसमिसल इन डिफॉल्ट में कि खारिज करने की भी पावर होती है। इससे ज्यादा हम सेक्शन 10 में नहीं देखेंगे, ज्यादा फंसता भी नहीं है। अब बात करेंगे सेक्शन 11 की, एग्जीक्यूशन। सेक्शन 11 एग्जीक्यूशन की बात करता है। एग्जीक्यूशन सीपीसी में कहां पढ़ते हैं? ऑर्डर 21। एग्जीक्यूशन की बात है कि जब आप आदेश पारित करा लोगे तो बिना एग्जीक्यूशन के तो बेकार है। तो इसमें क्या क्या एग्जीक्यूशन के लिए क्या क्या चीज यूज कर सकता है वो आदेश का निष्पादन कराने के लिए? अटैचमेंट और सेल, चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ठीक है। अरेस्ट एंड डिटेंशन। भाई अगर तुम नहीं करवा, आदेश का पालन नहीं करोगे तो आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा, निरोध में रखा जाएगा। आपके बैंक खाते में जो पैसा होगा, बैंक खाते की जो राशि होगी, राशि का समायोजन। इसका मीन क्या है? अगर आपके बैंक में मान लीजिएगा 10,000 रुपए पड़े हुए हैं और आपके आदेश पारित हुआ 9,000 रुपए का आपके फेवर में, आपको एग्जीक्यूशन कराना है, तो आपके खाते में से ही जो है ना क्या करेगी कोर्ट? आपके उन 10,000 में से 9,000 उसे दिलवा देगी। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के जो है वेतन भत्ते कर लिए जाएंगे, ये पावर है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन में मेन बात हम करते हैं कि अगर कब्जे की प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, सेकंड क्लोज में हम जब जाएंगे तो ये कह रहे हैं कि अगर भाई मकान मालिक के फेवर में कब्जे की प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, तो प्रमाण पत्र जारी होने से 3 माह के भीतर अगर टेनेंट खाली नहीं कर रहा है, कब्जा नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? तो भाई अब आ जाते हैं, बात करेंगे मीन प्रॉफिट की। वो कह रहे हैं कि अब हम दिलवाएंगे इसे मीन प्रॉफिट। तुम कब्जा देने को ही तैयार नहीं हो इसे, तो मीन प्रॉफिट और कब से दिलवाएंगे? जिस दिन से ये जारी किया था, फिर वो 3 माह का भी वेट नहीं है। फिर अगर तुम इससे ओवरलैप कर गए हो 3 माह को, तो हम पहले से लगा के लाएंगे। और किस तरह से लगाएंगे? मीन प्रॉफिट की गणना कैसे करेंगे? सीपीसी में कहा है 212 में मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन दी गई है। कैसे गणना करेंगे मीन प्रॉफिट की? 2 तरह से। अगर आवासीय भूमि है या व्यावसायिक है। आवासीय में भाड़े का 2 गुना, अगर मान लीजिए आपका 4 महीने तक आपने खाली नहीं किया और आप पे 4,000 के हिसाब से 16,000 बना, तो अब हम उसे दिलवाएंगे 16 की जगह 32,000 रुपए आपसे, 2 गुना। और व्यावसायिक में है भाड़े का 3 गुना, ठीक है। अब यही एक चीज हो रहा है, आवासीय भूमि में भी 3 गुना हो जाता है। कब? अगर त्वरित कब्जे का आदेश पारित हुआ है। त्वरित कब्जे का अगर आदेश पारित है तो यहां भी 3 गुना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, बाकी और कुछ नहीं है। एक इसका मेन बन जाता है कि निष्पादन की प्रोसीडिंग कितने दिन में समाप्त की जानी चाहिए, तो ये दिन याद रखना, 45 डेज में निष्पादन की प्रोसीडिंग समाप्त कर लीजिएगा। ये नहीं है इसे आप खींचे ही जाओगे। अब बात करेंगे सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात कर रहा है कि भाई अधिकार और बाध्यताएं, शेड्यूल्स पढ़ी थी स्टार्टिंग में ही हमने। सेक्शन 12 कह रहा है राइट्स एंड लायबिलिटी। राइट्स 2 शेड्यूल्स में बताई गई थी, पहली और दूसरी में राइट्स हैं, 3rd एंड 4th में लायबिलिटी है। तो पहली में किसके राइट? सबसे पहले टेनेंट
फिर लैंडलॉर्ड, थर्ड में लैंडलॉर्ड, फोर्थ में टीनेंट। तो राइट्स तो हो गए टीनेंट के है फर्स्ट में, लैंडलॉर्ड के सेकंड में, लैंडलॉर्ड की लायबिलिटी है थर्ड में और टीनेंट की लायबिलिटी है फोर्थ में। ये हो गए। अब बात आती है इसमें जो क्वेश्चन बनता है, इसमें बनता है सजा का। सजा पूछी जाती है जिसमें कैसे होगा, अगर टीनेंट के अधिकार को पूरा नहीं करवा रहा है लैंडलॉर्ड, रोक रहा है, तो उसे सजा मिलेगी। और लैंडलॉर्ड के को रोक रहा है टीनेंट तो उसे मिलेगी। लैंडलॉर्ड अपनी बाध्यता पूरी करने में उपेक्षा कर रहा है तो सजा पाएगा, और टीनेंट उपेक्षा करेगा अपनी बाध्यता पूरी करने में तो ये भी सजा पाएगा। सजा चारों में जो है ना सेम है, तो इसलिए हम इसे एक साथ कंबाइन याद करते हैं। बस ये ध्यान रखना, अगर सजा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, वो पूछे कितनी सजा है, तो पूरे रैंक कंट्रोल में हम एक ही सजा पढ़ेंगे। कितना याद रखना, 5,000 रुपए या 3 माह कारावास या दोनों। कारावास याद रखना यहाँ सादा है, क्वेश्चन घुमा देता है प्री में, कभी कभी पूछ लेगा कैसा कारावास है, तो सिंपल, ठीक है, सादा कारावास। तो अब कहीं भी वो सजा पूछ ले आपसे, दंड पूछ ले, तो 5,000 या 3 माह या दोनों, ठीक है। ये सेक्शन यहीं पे पूरा हो जाता है। और लास्ट सेक्शन है हमारा जो हम पढ़ेंगे आज, 13। सेक्शन 13 बात कर रहा है अपील की। अपील के लिए हम नीचे से शुरू करेंगे। सबसे छोटी इकाई हमारे पास क्या है, रैंक कंट्रोलर। सबसे पहले इसी के पास मुकदमा जाएगा रैंक कंट्रोल से संबंधित कोई भी है। इसकी अपील किसके पास जाएगी, रैंक कंट्रोल ट्रिब्यूनल। और रैंक कंट्रोल ट्रिब्यूनल की अपील कहां जा सकती है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ मत याद रखना, बस सीधा याद रखना है। इसके बाद यहाँ आता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि रैंक कंट्रोल ट्रिब्यूनल के अलग हम कहीं भी किसी भी कोर्ट में ये नहीं जा सकते। बस कहां जा सकते हैं, आर्टिकल 136 में, तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और इसी के साथ ये एक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इससे हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो इसे अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।